कभी कभी सिर्फ एक मिलिट्री एक्शन पूरे देश की डिफेंस स्ट्रैटेजी को बदल के रख देता है। आज हम एक ऐसे ही ऑपरेशन की कहानी को समझेंगे जो शायद उतना मशहूर ना हो, पर जिसने भारत के सिक्योरिटी रूल्स को हमेशा के लिए एक नई दिशा दे दी। ये कहानी है ऑपरेशन हॉट परस्यूट की। 4 जून 2015 ये तारीख एक नंबर के साथ हमेशा के लिए जुड़ गई। 18। ये कोई मामूली नंबर नहीं था, ये उन भारतीय सैनिकों की संख्या थी जो एक बेहद घातक हमले में शहीद हुए थे। दशकों में उस इलाके में हुआ ये सबसे बुरा हमला था, और इसी एक नंबर ने भारत को एक ऐसी जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार कर दिया जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। तो हुआ क्या था आखिर? चलिए इस पूरी घटना को 3 हिस्सों में समझते हैं। सबसे पहले वो चौंकाने वाला हमला जिसने पूरे देश को हिला दिया, फिर भारत का वो तेज और सटीक जवाब, और आखिर में वो दूरगामी नतीजे जिन्होंने साउथ एशिया में पावर के समीकरण ही बदल दिए। सोचिए जरा, मणिपुर के घने जंगल, चंदेल जिला, भारतीय सेना का एक काफिला अपनी रूटीन गश्त पर था। तभी अचानक सड़क किनारे लगे आईईडीज में एक जोरदार धमाका होता है और चारों तरफ से गोलियों की बौछार शुरू हो जाती है। ये हमला अचानक, तेज और बेहद जानलेवा था। तो सवाल ये उठता है कि इतना बड़ा हमला किया किसने? देखिए, ये किसी एक अकेले गुट का काम नहीं था। चलिए देखते हैं कि पर्दे के पीछे कौन सी ताकतें काम कर रही थीं। इस हमले की जिम्मेदारी ली एक नए और काफी खतरनाक गठबंधन ने। नाम था UNLFW। अब ये UNLFW है क्या भला? इसका पूरा नाम है यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ वेस्टर्न साउथ ईस्ट एशिया। ये कोई पुराना ग्रुप नहीं था। इसे हमले से कुछ ही महीने पहले अप्रैल 2015 में बनाया गया था। मकसद सीधा था, नॉर्थ ईस्ट के सारे अलग अलग विद्रोही गुटों को एक छत के नीचे लाना, ताकि भारत के खिलाफ एक ज्यादा मजबूत और ऑर्गेनाइज्ड लड़ाई लड़ी जा सके। और इसमें शामिल कौन कौन थे? देखिए, बड़े बड़े नाम थे। नागालैंड का NSCN-K, असम का ULFAI, बोडो लोगों का NDFB और मणिपुर का KYKLB। मतलब ये सब अपने अपने झगड़े भुलाकर एक साथ आ गए थे। लेकिन एक मिनट, इतने सारे दुश्मन ग्रुप्स अचानक दोस्त कैसे बन गए? क्या ये सब अपने आप हो गया, या कोई और था जो पीछे से ये खेल खेल रहा था? इंडियन सिक्योरिटी सोर्सेज का मानना था कि जवाब दूसरा वाला था। इंडियन इंटेलिजेंस की माने तो इस गठबंधन के पीछे 2 बड़ी ताकतों का हाथ था। एक तरफ था चीन, जिस पर आरोप लगे कि वो म्यांमार के सगाइंग रीजन में इन ग्रुप्स को हथियार, पैसा और सेफ जगह सब कुछ दे रहा था। और दूसरी तरफ पाकिस्तान की ISI, जो ULFA जैसे ग्रुप्स को ट्रेनिंग और बांग्लादेश के रास्ते हथियार सप्लाई करने में मदद कर रही थी। मतलब ये एक बहुत बड़ा रीजनल गेम था। तो इस हमले का जवाब भारत ने बहुत तेजी से और पूरी ताकत से दिया। ऑपरेशन का नाम था हॉट परसूट। इस मिशन का मकसद क्या था? एक स्पेशल फोर्सेस ऑफिसर ने इसे बिल्कुल साफ शब्दों में बताया। उन्होंने कहा, हमें साफ बताया गया था कि सरकार एक मैसेज देना चाहती है। मैसेज ये था कि अगर तुम हमें यहां मारोगे तो हम तुम्हें कहीं भी किसी भी वक्त मार सकते हैं। तो ये ऑपरेशन हुआ कैसे? सच कहूं तो ये किसी एक्शन मूवी की स्क्रिप्ट जैसा लगता है। सबसे पहले चुनी गई 21 पैरा स्पेशल फोर्सेस, यानी देश की सबसे खतरनाक यूनिट। फिर एक बहुत ही स्मार्ट मूव, उन्होंने बिहार रेजिमेंट की वर्दी पहनी ताकि किसी को शक न हो। इसके बाद उन्होंने म्यांमार के अंदर घुसकर 2 अलग अलग कैंपों पर एक साथ धावा बोल दिया। और सबसे जरूरी बात, अपना काम खत्म करके बिना एक भी खरोच के वापस आ गए। इस मिशन के लिए कितने लोग गए? सिर्फ 72। लेकिन ये कोई आम सैनिक नहीं थे। ये थे 21 पैरा SF के एलीट कमांडोज, जंगल वॉरफेयर और क्रॉस बॉर्डर ऑपरेशंस के एक्सपर्ट्स। और ये कैंप्स कोई पास में नहीं थे। इन कमांडोज को दुश्मन के इलाके में घने जंगलों से होते हुए लगभग 50 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा, वो भी बिल्कुल चुपचाप, बिना किसी की नजर में आए। सोचिए कितना मुश्किल रहा होगा। और जब हमला हुआ तो वो बिजली की रफ्तार से हुआ। सिर्फ 40 मिनट और दोनों कैंप तबाह। अंदाजा है कि करीब 38 विद्रोही मारे गए। बाकियों को तो समझने का मौका ही नहीं मिला कि हुआ क्या। और इंडिया की तरफ से नुकसान 0, एक भी कैजुअलिटी नहीं। ये अपने आप में इस ऑपरेशन की प्लानिंग और एग्जीक्यूशन का सबसे बड़ा सबूत है।
लेकिन इस ऑपरेशन का असर सिर्फ उन मारे गए विद्रोहियों तक ही सीमित नहीं था। इसने भारत की पूरी मिलिट्री स्ट्रेटजी में एक नए चैप्टर की शुरुआत की, जिसे हम आज सर्जिकल स्ट्राइक डॉक्ट्रिन के नाम से जानते हैं। तो ये बदलाव था क्या? इसे ऐसे समझते हैं, पहले भारत का स्टैंड डिफेंसिव था, मतलब हम अपनी सीमाओं के अंदर रहकर ही खतरों से निपटते थे। लेकिन इस ऑपरेशन के बाद ये सोच बदल गई। अब भारत का रुख हो गया था असर्टिव, यानी अगर खतरा हमारी सीमा के बाहर पनप रहा है तो हम वहीं जाकर उसे खत्म करेंगे। ये एक बहुत बहुत बड़ा शिफ्ट था, डिफेंस से ऑफेंस की तरफ। और असल में ये ऑपरेशन एक तरह का ब्लूप्रिंट बन गया। इसके बाद ही हमें 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक और 2019 का बालाकोट एयर स्ट्राइक देखने को मिला। मतलब शुरुआत यहीं से हुई थी। अब जरा देखते हैं कि इस एक रेड ने पूरे रीजन की सिक्योरिटी पर क्या असर डाला। ये बड़ा दिलचस्प है। इस ऑपरेशन ने इंडिया और म्यांमार के रिश्तों को एक बहुत ही अजीब सिचुएशन में डाल दिया। देखिए, पब्लिक में तो म्यांमार ने साफ साफ मना कर दिया कि उनकी जमीन पर ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। उन्होंने अपनी सॉवरेनिटी की बात की, लेकिन पर्दे के पीछे कहानी बिल्कुल अलग थी। असल में दोनों देशों के बीच सिक्योरिटी कोऑपरेशन और भी गहरा हो गया। कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी कहती हैं कि म्यांमार की सेना यानी तातमडॉ ने शायद जमीन पर मदद भी की थी। इस रेड ने आस पड़ोस के देशों, खासकर चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश को एक बिल्कुल साफ मैसेज दे दिया। मैसेज ये था कि भारत अपनी सीमाओं के बाहर से होने वाले हमलों को अब और बर्दाश्त नहीं करेगा। तो इस पूरी कहानी से 4 बड़े टेक अवे क्या हैं? नंबर 1, विद्रोहियों के लिए जो सेफ हेवन थे वो अब सेफ नहीं रहे। नंबर 2, भारत ने एक नया, ज्यादा असर्टिव मिलिट्री डॉक्ट्रिन अपना लिया। नंबर 3, ये साबित हो गया कि गुप्त इंटरनेशनल कोऑपरेशन कितना जरूरी हो सकता है। और चौथा और सबसे जरूरी ये कि इंटरनल सिक्योरिटी सिर्फ एक देश का नहीं बल्कि एक पूरे रीजन का मुद्दा है। तो सवाल ये उठता है कि क्या 2015 की वो एक रेड साउथ एशिया में लड़ाई के एक नए दौर की शुरुआत थी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आज भी तलाशा जा रहा है।